ये पोटेंशियल का ग्राफ है। पोटेंशियल के फंक्शन को फॉलो करता है, तो v इज इक्वल टू vm sin ओमेगा t। दैट मींस पोटेंशियल इज फॉलोइंग ए साइनोसॉइडल कर्व। पोटेंशियल इज फॉलोइंग ए साइनोसॉइडल कर्व। सिमिलरली अगर मैं करंट का ग्राफ बनाऊंगा तो करंट बनेगा I इज इक्वल टू im cos ओमेगा t। दैट मींस करंट इज फॉलोइंग ए cos कर्व। और cos कर्व कहां से शुरू होता है? इधर से, लाइक दिस। इस तरीके से मेरे पास cos का ग्राफ निकल के आ रहा है। तो मैंने cos और sin या फिर बोले पोटेंशियल और करंट दोनों का ग्राफ सेम एक साथ बना के आपको कंपेयर करके दिखा दिया। मैं 4 क्वार्टर्स यहाँ पर उठाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 क्वार्टर्स यहाँ पर उठाए और इन 4 क्वार्टर्स की हेल्प से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कैपेसिटर के साथ क्या हो रहा है। कैपेसिटर के साथ क्या हो रहा है? फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखा जाए तो करंट भी पॉजिटिव दिख रहा है, पोटेंशियल भी पॉजिटिव दिख रहा है। जब करंट भी पॉजिटिव है, पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? पावर अगर पॉजिटिव आ जाए, V इंटू आई की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, तो उस केस के अंदर सोर्स से एनर्जी को लिया जाता है। उस केस के अंदर सोर्स से एनर्जी को लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो जब पावर पॉजिटिव दिखे, पावर पॉजिटिव का मतलब है द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स एंड इफ द कैपेसिटर इज एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, दैट मींस द कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में क्या होगा? फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में this is the capacitor and the capacitor is absorbing energy and it is getting charged up to a maximum value. ठीक है, it is getting charged up to a maximum value and this is the working of capacitor. चलिए, इसके बाद आता है मेरे पास सेकंड क्वार्टर साइकिल में क्या हो रहा है। पोटेंशियल दिख रहा है पॉजिटिव, करंट दिख रहा है नेगेटिव। पोटेंशियल पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। दोनों का प्रोडक्ट देखा, नेगेटिव आ गया। तो सेकंड क्वार्टर साइकिल में जो कैपेसिटर लगा हुआ था, ये कैपेसिटर जिस एनर्जी को फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में एब्जॉर्ब कर चुका है, अब सेकंड क्वार्टर साइकिल में वही क्या करेगा? रिलीज कर देगा। जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, अब उसी को रिलीज करना शुरू कर देगा और डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में जितनी इसने एनर्जी ली, सेकंड क्वार्टर साइकिल में वही एनर्जी अब ये वापस सोर्स को दे रहा है। थर्ड क्वार्टर साइकिल में क्या हुआ? दोनों ही नेगेटिव होने के कारण पावर फिर से पॉजिटिव हो गई, लेकिन पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो थर्ड क्वार्टर साइकिल के अंदर पावर अगेन पॉजिटिव, सो द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब ये नहीं है कि सेम पोलैरिटी में चार्जिंग हो, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। लास्ट फाइनल क्वार्टर साइकिल अगर देखा जाए तो इसमें फिर से पावर नेगेटिव हो गई। नेगेटिव हो गई तो जो पहले चार्जिंग हुई थी, अब वही वापस से क्या हो जाएगी? डिस्चार्जिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर वापस से डिस्चार्जिंग हो जाएगी एंड ये वापस से जीरो चार्ज पे चला जाए और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। एक साइकिल में ये हुआ। ऐसे कितने साइकिल होते हैं? तो हमारे पास इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है हमारे घरों तक, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। सही है। तो एक सेकंड में ऐसा कितनी बार हो रहा है? 50 बार। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ पर हमने एक साइकिल में देखा है कि कितना क्या हो रहा है। एक साइकिल में देखा कि क्या हो रहा है और नेट पावर डिसिपेशन जीरो क्यों हो रही है। नेट पावर डिसिपेशन जीरो होने का क्या रीजन है? यहाँ पर जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया उतनी एनर्जी वापस सप्लाई कर दी गई। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई उतनी एनर्जी वापस सप्लाई कर दी गई। नेट पावर कितनी हो गई? जीरो। समझ में आती है बात यहाँ तक? ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अब एग्जाम के अंदर हो सकता है कुछ इस तरीके से डायग्राम दे दिया जाए, ध्यान से देखो। जो मैंने शेडिंग की है इसका क्या मतलब है? जो मैंने शेडिंग की है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दिस इज चार्जिंग और इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग एंड सो ऑन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में हो सकता है सिर्फ ये ग्राफ बना दे आपको और पूछे ये ग्राफ इंडक्टर का है कि कैपेसिटर का? किसका है? ये कैपेसिटर का। ऐसे ही ग्राफ इंडक्टर के लिए भी देखा।
कहाँ से शुरू होता था? इंडक्टर के लिए ग्राफ कैसा रहता है? हम्म, दोनों दोनों स्यूडो साइन। कहाँ से? नहीं, फाइबर टू का फेज डिफरेंस तो यहाँ पे भी है। नेगेटिव होगा तो क्या होगा पुलकित? क्या है? दोनों एक साथ चलेंगे? बेटा कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है ऑडियो वीडियो पॉज हो रहा है? देखें जरा। ओनली वन, टू। नेटवर्क खराब है आप लोगों 31, 31। देखो ध्यान से, अभी अपन ने जो ग्राफ बनाया था किसके लिए बनाया था? कैपेसिटर के लिए। अब जो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ इंडक्टर का बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, कंपेयर कर लेना आपस में इस चीज को। पाई बाय टू फेज डिफरेंस से पीछे होता है इंडक्टर, तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। समझ में आ रही है बात? दोनों में फर्क दिख रहा है? अब एग्जाम में हो सकता है आपको यही ये दे दे और आपसे पूछ ले कि ये ग्राफ किसका है, चार ऑप्शन, तो आप बता सकते हैं किसका है? इंडक्टर का। अगर ये ग्राफ दे दे तो पाई बाय टू फेज से करंट आगे हो जाए तो कैपेसिटर, पाई बाय टू फेज से करंट पीछे हो जाए तो इंडक्टर। समझ में आई बात? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है ऐसा। सीबीएसई बोर्ड के फेवरेट सवाल होते हैं, ऐसा ग्राफ बना देता है और पूछता है कि बताओ आइडेंटिफाई द डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू द स्विच। ऐसा ग्राफ बना दिया, पूछ लिया बताओ आइडेंटिफाई द डिवाइस एंड कैलकुलेट द नेट पावर डिसिपेशन। तो पहले तो आपको ग्राफ देख के पहचानना है कौन सा डिवाइस है। हो सकता है रजिस्टर का डिवाइस दे रखा हो सकता है इंडक्टर दे रखा हो सकता है कैपेसिटर दे रखा हो। कैपेसिटर इंडक्टर है तो नेट पावर डिसिपेशन जीरो है, अगर रजिस्टर होगा तो नेट पावर डिसिपेशन वीएम आई एम बाई टू होगा। समझ में आ रही है बात? ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत बार, पिछले से पिछले साल भी पूछा जा चुका है। पिछले साल तो बोर्ड का पेपर हुआ ही नहीं, लेकिन उससे पिछले साल ये चीज पूछी जा चुकी है। ऐसा ही ग्राफ बना हुआ आया था, उसमें 5 ऑप्शन थे, उसके 5 मार्क्स के अंदर सवाल पूछा गया था। ऐसा एक सवाल दिया, उसमें आपको बोला गया कि सबसे पहला पार्ट, 4 ऑप्शन थे, 4 पार्ट्स थे, मतलब सबसे पहला पार्ट था कि आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सा डिवाइस। सेकंड पूछा हुआ था कि करंट और पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है, इसमें कितना होता है प्लस पाई बाय टू, इसमें कितना होता है। फिर थर्ड ऑप्शन दे रखा था कि सॉरी पावर डिसिपेशन बताइए। पावर डिसिपेशन कितना होगा, जीरो होगा कंप्लीट साइकिल में। और एक इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में पूछ लिया था कि इंस्टेंटेनियस पावर टी इक्वल टू दिस पे कितनी होगी। तो पावर का जो भी फॉर्मूला होता है वहां पर टाइम की वैल्यू पुट करते ही आंसर आता है। ठीक है, पावर का एक फॉर्मूला बना के बताया मैंने तुम्हें। क्या फॉर्मूला बना के बताया था? दोनों के लिए बना था। अगर मैं कैपेसिटर के लिए देखूं तो बनता था वी एम इंटू आई एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी, ऐसा बना था फॉर्मूला। तो बोला था ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है। आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी वैल्यू पुट करो और उस टाइम पे कितनी पावर डिसिपेशन है वो निकाल लो। एवरेज पावर डिसिपेशन कितनी आती है? जीरो। अगर मैं किसकी बात करूं, पूरे कंप्लीट साइकिल की बात करूं, शुरुआत से लेकर एंड तक की बात करूं, ठीक है, शुरुआत से एंड तक की बात करेंगे तो जीरो एवरेज पावर डिसिपेशन। लेकिन इंस्टेंटेनियस बात करेंगे तो हम यहाँ पर पावर की वैल्यू को पुट कर देंगे और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या मतलब होगा? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब 3:02 पे कितनी पावर डिसिपेशन थी निकालनी है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, उस टाइम को पुट कर देंगे। समझ में आई बात? और उस टाइम पे हमें जो पावर डिसिपेशन है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। एनी प्रॉब्लम? ऑनलाइन बताओ सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं? वो इंडक्टर में होता था, ये कैपेसिटर का फॉर्मूला है। जो लोगों दोनों को, हाँ, अभी वैसे सर्किट पड़े नहीं है अपन।
नाउ हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है दैट इज नोन एज द एलसीआर सर्किट। अगला जो टॉपिक है वो है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट हमारे घरों में हर डिवाइस में होता है, जैसे कि हमारे पास टीवी है, फ्रिज है, जहां कहीं पे भी वायरलेसली कोई चीज ऑपरेट हो रही है, मोबाइल फोन हो गए, रेडियोज हो गए, एफएम हो गए, ठीक है, टेलीविजन हो गया, जितने भी डिवाइसेस में वायरलेसली आप कुछ भी ऑपरेट कर रहे हो वहां पर क्या लगा हुआ है, एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, हमने तीनों को एक साथ कनेक्ट कर रखा है। इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को तीनों को एक साथ कनेक्ट कर रखा है, दैट इज नोन एज एलसीआर सर्किट। अब इनको किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, तो इनको सीरीज और पैरेलल दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। आप या तो किसी चीज को सीरीज में कनेक्ट करोगे, एक के बाद एक के बाद एक बैक टू बैक लगा दोगे, या तो आप किसी को एक पैरेलल में कनेक्ट करोगे। सही है। जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है विश्वेंद्र, तो क्या सेम रहता है हर एलिमेंट के थ्रू, करंट सेम रहता है। और अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, यही चीज हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी थी और यही चीज यहां पर भी पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों को एक साथ कनेक्ट कर रखा है। अब कैपेसिटर की वर्किंग आप लोग जानते हैं। कैपेसिटर एक सर्टेन लेवल तक चार्ज होता है, उसके बाद कांस्टेंट उसमें चार्ज बना रहता है अगर डायरेक्ट करंट उस पर अटैच किया जाए। पढ़ रखा है ना ये सब कैपेसिटर में, पढ़ा हुआ है कि नहीं? उसके बाद कैपेसिटर को लेकिन अब ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स में लगाते हैं तो इसमें कंटिन्यूस चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहती है। फिर अपन ने पिछली क्लास में ये भी बात की थी कि कैपेसिटर को जब डायरेक्ट करंट में लगाया जाता है, डायरेक्ट सोर्स में लगाया जाता है, तो वहां हम देखते हैं उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस निकल के आता है। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस निकल के आएगा तो दैट मींस देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। इसीलिए डायरेक्ट करंट के अंदर अगर मान लो मैंने आपको एक ऐसा सर्किट दे दिया, ध्यान से सुनना, इस तरीके का मैंने एक सर्किट आपको दे दिया, इस तरीके का सर्किट आपके पास, ठीक है, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज 2 ओम एंड 6 वोल्ट। आपसे पूछ लिया नेट करंट बताओ सर्किट में कितना होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सोच के बताइए। क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट है? डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट है तो मुझे पता है कि इस कैपेसिटर के अंदर एक बार चार्जिंग हो गई तो करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा उस टाइम, और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो इस ब्रांच में कोई भी करंट अब नहीं आएगा, तो इसको हटा दो। हटा दो तो 2 और 2 4 हो गए, और ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, तो करंट V इज इक्वल टू IR से निकाल सकते हैं। इस टाइप के सवाल अपन से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया होगा कि ये चार्ज हुआ है या चार्ज नहीं हुआ। अगर चार्ज हुआ है तो अपन ये बंद कर देंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो करंट फ्लो करेगा ना इसमें से, तो तब अपन को इस रजिस्टर को भी काउंट करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं कैपेसिटर के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो जो कि अपन देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे, क्योंकि पहले आपका कैपेसिटर हो नहीं रखा था, तो अपन ने ये चीजें करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं देखी थी, हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। एलसीआर सर्किट में क्या किया मैंने, एक इंडक्टर उठाया, एक कैपेसिटर उठाया और एक रजिस्टर उठाया, और तीनों को सीरीज में हमने अटैच कर दिया किसके साथ, ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स के साथ। ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स हमें प्रोवाइड करता है V इज इक्वल टू VM sin omega t। whatever potential is provided by the source, whatever potential is provided by the source, it is getting divided on all these three elements। जो भी पोटेंशियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर सोर्स के द्वारा, वो तीनों पे डिवाइड हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि सीरीज में अटैच, क्योंकि सीरीज में अटैच है, टोटल एनर्जी जो देगा वो थोड़ा बहुत इन सभी में डिवाइड हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इस पे पोटेंशियल होगा VL, इस पे होगा VC और इस पे होगा VR। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि जो भी करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, दैट I करंट विल बी सेम थ्रू ईच एंड एवरी कंपोनेंट। हर कंपोनेंट से I करंट यहाँ पर सेम रहेगा, लेकिन हर कंपोनेंट पे पोटेंशियल अलग अलग होगा।
समझ में आ रही बात? हर कंपोनेंट पे पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग। इसीलिए जब मैं इसका एनालिसिस करूंगा तो तीनों में कॉमन चीज क्या है, करंट। तो बेस रेफरेंस किसको मानूंगा, करंट। अगर यहीं पे तीनों को पैरेलल लगाया होता तो बेस रेफरेंस किसको मानता, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर हम रेफरेंस किसको मानेंगे, करंट को मानेंगे। और ये याद रखना है, सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर हमेशा रेफरेंस किसको मानना है, करंट को मानना है। अब जो डेरिवेशन करवाने जा रहा हूं ना, वो डेरिवेशन पहली बात तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, और दूसरा उसको दो तरीके से डिराइव किया जा सकता है। जो मैं चीज अभी डिराइव करने जा रहा हूँ उसको दो तरीके से डिराइव किया जा सकता है। एक तो आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसके हेल्प से, ठीक है, जो तरीका अपन देख रहे हैं उसके हेल्प से, और एक अपन देखेंगे एनालिटिकल मेथड, जो कि बहुत बड़ा इक्वेशंस के फॉर्म में होता है। तो एनालिटिकल मेथड हम नहीं करेंगे क्योंकि पहली बात तो डेरिवेशंस आने ही नहीं वाले आपके कोर्स के अंदर। ग्राफिकल मेथड देखेंगे क्योंकि ग्राफिकल मेथड आसान होता है और हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो जाता है, ट्रिक के टाइप का होता है। तो हम डायरेक्टली उसी की हेल्प से सीखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या इंपीडेंस होगा, कैसे करंट निकाला जाएगा, सब कुछ वगैरह। क्लियर है? चलें आगे। सबसे पहली चीज जो अपन को यहाँ पर समझनी थी वो क्या है, तो सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर जो बेस क्वांटिटी रहेगी, जो रेफरेंस क्वांटिटी रहेगी तीनों के लिए, वो क्या रहेगी, करंट। वाई? बिकॉज ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड जब भी सीरीज में इनको कनेक्ट किया जाता है तो करंट सेम रहता है। अब ध्यान से देखो, क्यों बातें करें, पता है आज दिमाग खराब है फिर भी बातें करें। फेजर डायग्राम बनाते हैं, बनाए। अगर ये पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुन लेना, और मेरे को तुम लोग बताना, पुलकित बनाना नहीं है, देखना है। पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस है मेरे पास। पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस और करंट थ्रू रेजिस्टेंस के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है ऑनलाइन? सुयश आंसर नहीं चाहिए मुझे तुमसे, हटा लो। मयंक आंसर नहीं चाहिए। बाकी यही तो देखना चाह रहा था मैं। कबीर, कबीर कौन है? अच्छा, कबीर, यस। सर सेम ही होता है सर, क्या नहीं होता? मतलब एक ही लाइन पे आएंगे सर, बी आर और बी आई। हाँ, तो फेज डिफरेंस बेटा कितना होता है ये तो बताओ, सही बोल रहे हो कबीर महादेव? जीरो सर, जीरो। हाँ बिल्कुल सही, यस सर। वेरी गुड, सही आंसर है। दोनों के फेजर साथ में बन जाते थे। साथ में बनने का मतलब फेजर, साथ में बनने का मतलब फेज डिफरेंस कितना, जीरो। ये चीज अपन को क्लियर है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर अटैच है क्या, इंडक्टर और कैपेसिटर भी है। अगर मैं इंडक्टर का पोटेंशियल देखूं तो करंट के वजह से, या करंट को रेफरेंस मानते हुए, इंडक्टर का पोटेंशियल π/2 फेज से आगे होगा। तो करंट को रेफरेंस मानते हुए इंडक्टर का पोटेंशियल π/2 फेज से सेकंड क्वाड्रेंट में यहां चला जाएगा, सही है। और अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल देखूं तो π/2 फेज से पीछे चला जाएगा, इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। बताओ फेजर डायग्राम बनाना है एलसीआर सर्किट का, ये एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम। ठीक है, इनिशियल फेज यहाँ पर कितना होगा, तो ओमेगा टी। इनिशियल फेज कितना है, ओमेगा टी। फेज डिफरेंस सभी पोटेंशियल के बीच में कितना है, 90, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 90। दिस इज नोन एज द फेजर डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट। कैसे बनाया सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया, जो तीन सर्किट्स पड़े थे उन तीनों को कंबाइन कर दिया, और कुछ नहीं किया। रेफरेंस किसको माना, करंट को। अगर यहीं पे पैरेलल होता तो रेफरेंस किसको मानते, पोटेंशियल को, और फिर करंट को प्लॉट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अभी रेफरेंस करंट को मान लिया, पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हैं। पहले बाद में क्या करेंगे, जब पैरेलल सर्किट पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर हम पोटेंशियल को रेफरेंस मान लेंगे और करंट को प्लॉट कर रहे होंगे। सही है,
अब इससे सॉल्व करके हम एक चीज को कैलकुलेट करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, मैं क्या करता हूं, इस वी आर को लिख सकता हूं आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वी कैन बी रिटन एज आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ऐसे ही मैं वीसी को भी लिख सकता हूं करंट इंटू रेजिस्टेंस। एक्सी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, जिसको अपन रिएक्टेंस बोलते हैं। एंड ऐसे ही वीएल क्या होगा, आई इंटू एक्सएल। होगा कि नहीं होगा? तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये वीसी वीएल और जो वीआर लिखा था इसको इससे रिप्लेस कर दिया। ये लो लाइक दिस, सभी में मुझे आई कॉमन दिख रहा है। मैं तीनों ही फेजर्स में देखूं तो आई मुझे कॉमन दिख रहा है, हटा दूं, मेरे फेजर्स में कोई चेंज थोड़ी ना आएगा। भाई अगर मेरे पास एक क्वांटिटी लिखी है 2:8:16, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1:4:8। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा इसके अंदर। भाई इसके अंदर भी आई का मल्टीप्लीकेशन है, इसमें भी आई का मल्टीप्लीकेशन है, इसमें भी आई का मल्टीप्लीकेशन है, हटा दो आई, रेशियो तो अभी भी सेम रहेगा, फेजर्स में कोई चेंज थोड़ी ना आएगा। ये कर दिया मैंने। क्या किया, इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने हमारे फेजर्स जो बनाए थे पोटेंशियल के, उसके अंदर पहले पोटेंशियल की वैल्यू लिखी, और फिर ये देखा कि सभी में पोटेंशियल सॉरी सभी में करंट तो वैल्यू सेम है, तो करंट को हटा ही दो, और करंट को हमने यहाँ से हटा दिया। क्लियर हो रही बात? करंट को जब यहाँ से अपन ने हटाया, मेरे पास जो भी फेजर्स बने वो किसके बन गए, रेजिस्टेंसेस के बन गए। अब देखो, एक वेक्टर दिख रहा नीचे की तरफ, एक वेक्टर दिख रहा ऊपर की तरफ, दिख रहा है कि नहीं? एक दिख रहा है नीचे एक्सी, एक दिख रहा है ऊपर एक्सएल। दो वेक्टर जब एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके। एक वेक्टर इस तरफ है 10 न्यूटन का, एक वेक्टर इस तरफ है 5 न्यूटन का, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस तरफ आ जाएगा। कैसे निकाला, आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही है कि नहीं? ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था, इसमें मैंने 10 न्यूटन इधर लगा दिया, 5 न्यूटन इधर लगा दिया, तो ये जाएगा कहां पर, जाएगा कहां पर, 5 न्यूटन की तरफ निकल जाएगा। सही है कि नहीं? 5 न्यूटन से उस तरफ जाने लग जाएगा। कैसे पता चला, हमने दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट। यहाँ पर भी वही चीज है, एक्सी को देखो एक्सएल को देखो, एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। जब एक दूसरे के ऑपोजिट है तो ऑब्वियसली इनका रिजल्टेंट डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन से निकल सकता है। तो निकाल के देखते हैं, ध्यान से देखिए। इन द नेक्स्ट लाइन अपन फेजर को रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने के बाद मेरे पास जो डायग्राम बनता है वो बनता है कुछ इस तरीके से, इधर आर मिल गया और इधर मिल गया एक्सी माइनस एक्सएल, और ये बन गया ओमेगा टी, एंड दिस इज 90 डिग्री। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? ये मैंने मॉड बताएंगे, बताएंगे मॉड वाला सिस्टम। एक्सी बड़ा मान लो, एक्सएल बड़ा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी देखेंगे उसके बाद। बताओ पहले ये चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलिए, तो ये पहले पहले मेरे पास क्या आ गया, पहले दो वेक्टर्स को मैंने सॉल्व किया जो कि ऑपोजिट थे, और मेरे पास फाइनली 2 वेक्टर्स निकल के आ गए। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना, 90। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनको वापस से रीड्रॉ करता हूँ। ये एक वेक्टर आर और ये एक वेक्टर एक्सी माइनस एक्सएल, इनके बीच का एंगल कितना, 90। इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली समवेयर इन बिटवीन होगा। मैं इसको पैरेलली वहां शिफ्ट कर देता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ आ गया, वेक्टर एडिशन आया कि नहीं आया? ये मेरे पास जो वैल्यू आई, दिस इज नोन एज द रिजल्टेंट, दिस इज नोन एज द रिजल्टेंट। यहां पर आ गया मेरे पास एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन, यहाँ पर क्या आ रहा है, आर, ये क्या आ रहा है, रिजल्टेंट। अब खुद सोच लो यार, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल बन गया ना एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ये एक्सी माइनस एक्सएल है, ये आर है, क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं उसे, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे अपन, जिसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करेंगे, प्लस करके अंडर रूट नहीं करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, रिजल्टेंट की वैल्यू मेरे पास निकल के आती है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज जेड। इसी को हम क्या कहते हैं, जेड कहते हैं, विच इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट।
एलसीआर सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम Z से डिनोट करते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज impedance, which is also known as impedance. तो आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि impedance क्या होता है, आपका आंसर क्या होगा? impedance means the equivalent resistance of LCR सर्किट. LCR सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड करके नहीं निकलता. हमें दिख रहा है सब सीरीज में, लेकिन हम उसको डायरेक्टली ऐड करके नहीं निकाल रहे, क्योंकि सब सेम फेज में नहीं है. अगर सब सेम फेज में होते तो हम डायरेक्टली ऐड करके निकाल लेते. अगर यहाँ इस डायग्राम में देखो, सब सेम फेज में दिखते हैं क्या? नहीं दिखते. सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस सेम फेज में दिखते हैं. इंडक्टर कैपेसिटर नहीं दिखते. नहीं दिखते तो डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकता. मुझे इन फेजर्स की हेल्प से फिर कैलकुलेट करना पड़ रहा है. फेजर्स की हेल्प से जब कैलकुलेट किया तो Z की वैल्यू ये निकली. अब मुझे एक बात बताओ, किसी एक एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है? किसी भी एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? अलग अलग ही होगा. कैसे? क्योंकि मेरे पास XC की वैल्यू देखी जाए तो क्या होती है, और XL की वैल्यू देखे तो, और ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी चेंज करी जा सकती है, और फ्रीक्वेंसी चेंज करी जा सकती है, तो उस टाइम पे इंपीडेंस भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसलिए इंपीडेंस की एक रेंज रहती है, यहां से यहां तक. नींद आ रही तेरे को? सीधे बैठ. ठीक है, तो दिस इज नोन एज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस क्या होता है वो भी अपन ने देखा. इसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से देखेंगे अपन. रेजोनेंस की तरफ चलेंगे. एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कैसे किया जाता है और फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाता है. अभी ये क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ. फटाफट बताओ, ऑनलाइन क्लियर है कि नहीं सबको? फास्ट.